नमस्कार, वणक्कम। आज की सुबह क्या हुई, बल्कि रात ही ख़त्म नहीं हुई। रात के सारे प्रोग्राम लगातार 9:30 बजे से जो शुरू हुए तो सुबह तक, 8:30 बजे से जो हुए तो सुबह 6 बजे तक चलते रहे। बच्चों के लिए ये लग रहा था कि बच्चे इतने लंबे प्रोग्राम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने प्रोग्राम देखे और इन्जॉय भी किया। क्लासिकल, चाहे कर्नाटकी क्लासिकल हो या हिंदुस्तानी क्लासिकल या इंस्ट्रूमेंटल हो या वोकल, सभी तरह के प्रोग्राम बच्चों ने बहुत अच्छे तरह से एंजॉय किए। पूरी रात का समय था तो थोड़ा थोड़ा नींद का भी आगोश था। कुछ थोड़े बहुत समय के लिए बच्चे और नींद लेते रहे, टीचर्स भी रहे उसमें, लेकिन एक थोड़ा थोड़ा समय के बाद सभी ओवरऑल जो मतलब जो दर्शकों का, जो श्रोताओं का जो समूह था, वो कहीं से कहीं तक कम नहीं हो रहा था। सभी ने पूरी रात को एंजॉय किया और अब ये देखना था कि अगले दिन की जो है वो बिना नींद आए महाबलीपुरम हम कैसे घूम पाएंगे। तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा एक रेस्ट ले लिया था। सुबह होने के बाद जब ब्रेकफास्ट लिया तो आधा घंटे के लिए सभी लोग सो गए थे। तो उससे फिर स्नान ध्यान के बाद वो सारी चीज़ें, थकान जो थी वो दूर हो गई थी। मंदाकिनी हॉस्टल के पास ही हमारी बस लग गई थी। हमारी बस में तेलुगु भाषी यानी हैदराबाद के स्कूल का ग्रुप था और हमारा यानी भोपाल के स्कूल का ग्रुप था। तो दो लोग, ज़्यादा संवाद तो उनसे हो नहीं पाया, बट दो शहरों के स्कूल थे जो महाबलीपुरम में आगे की यात्रा हम लोग साथ करने वाले थे एक ही बस में। 9 बजे हमारी बस वहाँ से चल दी। कोई 1.5 घंटे का सफ़र के बाद, चूँकि ट्रैफिक बहुत था, दूरी तो ज़्यादा नहीं थी, कोई 40 किलोमीटर की दूरी थी, पर ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से लगभग 1.5 घंटे का समय महाबलीपुरम पहुंचने में हमें लगा। महाबलीपुरम में यदि मैं बोलूं तो टेम्परेचर तो बहुत हायर था और पत्थर भी बहुत गर्म हो रहे थे, लेकिन कोई नहीं, जितने हमें गाइड मिल सके, गाइड के साथ भी संवाद थोड़ा सा, क्योंकि 50-60 लोगों का एक ग्रुप हो गया था, तो गाइड की पूरी तरह तो आवाज़ हमारे पास नहीं आ रही थी। फिर भी हमने अपनी समझ से लोकल्स के साथ थोड़ा टूटी फूटी हिंदी, इंग्लिश और तमिल जैसा भी संवाद हो सका वैसा समझ के, बॉडी लैंग्वेज या इशारों में हम उन चीज़ों को समझ रहे थे। तो यूनेस्को की साइट है वो, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है महाबलीपुरम, और यहाँ कोई 40 मोनूमेंट हैं और टेम्पल से पत्थरों के बने हुए। ये महाभारत कालीन मंदिर बताए जाते हैं और बहुत ऐसे रॉक हैं जिनके ऊपर पेंटिंग वगैरह की गई है, प्राचीन काल की मूर्तियाँ यहाँ पर हैं। तो महाभारत कालीन और भी इसके आसपास की जो इतिहास है वो यहाँ से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। जो भी इतिहास के स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या पुरातत्वविद हैं, पुरातन शास्त्र को जो समझते हैं, उनके लिए ये हेरिटेज साइट बहुत ही अच्छी हो सकती है। बच्चों के लिए भी ये हेरिटेज साइट बहुत ही सुंदर रही। तो जो भी रात की जो भी जागरण की अवस्था थी या बस की जो सफ़र था, वो बच्चे यहाँ आके भूल गए थे। और गर्मी चूँकि ज़्यादा थी तो हमने नींबू पानी, सादा पानी, नींबू पानी, कैरी का पन्ना, ककड़ी, सलाद, ये सब लोगों इस पे ज़्यादा ध्यान दिया बच्चों के इस तरह से फूड पे। और बाहर का हमने कुछ ज़्यादा आइटम उनको खाने नहीं दिया। केले वगैरह, फल, पपीते तो यहाँ महंगे थे, लेकिन जो इजीली अवेलेबल हो गया वो हमने उन्हें प्रोवाइड कराया। और लंच के टाइम पे चूँकि हमें हिमालय जो मेस है वहाँ से लंच के पैकेट मिल गए थे, तो लंच हमने अपनी सुविधाओं अनुसार वहाँ पर ले लिया। वहाँ पहुँचने के बाद यहाँ की पत्थरों की जो विशेषता अगर ये देखी जाए तो लाल और काले से पत्थर थे। एक बहुत बड़ा पत्थर की जो शिला थी वो अपोजिट वे में ग्रेविटेशनल फोर्स को उल्टा करते हुए, यानी जहाँ उसको गिरना चाहिए वहाँ के वो रुका हुआ था। वो बड़े बच्चों का एक कौतूहल का विषय था। ऊंची ऊंची चट्टानों पर जाकर फ़ोटो भी खींचे, जिनको जैसा अच्छा समझ में आया। गुफाएं थी, गुफाओं में एक चीज़ ऐसी थी कि 2 पत्थर ऐसे मिले हुए हैं और नीचे एक छोटा पत्थर टिका हुआ है। वहाँ बैठने के बाद बाहर की गर्मी एकदम ख़त्म सी हो जा रही थी। यानी वहाँ क्या था, कैसा था, ईश्वर जाने। किस तरह से वो
ठंडक वहाँ रही थी, लेकिन वहाँ बैठने के बाद चूँकि इतनी सारी जगह नहीं थी, 3-4 लोग ही वहाँ बैठ सकते हैं, तो 20-25 लोग जहाँ जैसे आ गए, फिट होते गए, फ़ोटो भी खींचते गए और बैठ के वहाँ ठंडी हवा का आनंद भी उठाते गए। तो ये एक देखना बहुत अच्छा था। फिर यहाँ से चलने के बाद पांडवों के जो रथ थे, यानी धर्मराजा युधिष्ठिर बोलते हैं वहाँ पर, धर्मराजा का रथ सबसे बड़ा रथ था उनका, चूँकि अब वो राजा थे, महाभारत के युद्ध को जीतने के बाद पांडव विजेता थे, और जो धर्मराजा युधिष्ठिर थे वो अब महाराजा धृतराष्ट्र के बाद अब वो राजा होने वाले हुए। राजकाज उन्होंने संभाला हस्तिनापुर का और इंद्रप्रस्थ का, जो भी नाम दिया जाए। वर्तमान में ये दिल्ली प्रदेश है, दिल्ली क्षेत्र है। तब आप ये देख सकते हैं कि दिल्ली, हस्तिनापुर, आज का पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर होने वाली महाभारत साउथ में भी कितनी लाइव एक तरह से डिपिक्ट की जा रही है, पत्थरों पे तराशी जा रही है। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि साउथ का अलग इतिहास है और उत्तर का या दक्षिण का कोई अलग अलग इतिहास है, ऐसा नहीं है। तमाम लोगों के, राजाओं के वैवाहिक संबंध उत्तर के दक्षिण में, दक्षिण के उत्तर में, पूर्व पश्चिम, सबका ऐसा आना जाना लगा रहा। दक्षिण के जैसे विद्वान हैं वो सारे भारत में रहे, जितने भी गुरुकुल, आश्रम, मठ, मठाधीश रहे, यहाँ चाहे उत्तर के हों वहाँ दक्षिण के विद्वान रहे, और उत्तर के विद्वान दक्षिण में आए, दक्षिण के सब जगह मतलब फैलते रहे। तो जो इस तरह का विभेद है दक्षिण और उत्तर का, तो मुझे यहाँ आके तो वो विभेद टूटता हुआ सा दिखा। फिर हमने भीम का भी, जो पत्थर पे तराशा हुआ भीम का रथ था, वो भी देखा। भीम का रथ चौड़ाई में बहुत बड़ा था और धर्मराजा का रथ ऊंचाई में और भव्यता में बहुत बड़ा था। वहीं सभी पांचों पांडवों के रथ थे। अभी की जो महाभारत थी, जो रामायण के बाद बताई गई थी टीवी में, उसमें तो नकुल और सहदेव को थोड़ा सा कम ही, यानी अर्जुन, भीम के ज़्यादा वर्णन है। धर्मराजा का भी वर्णन मुझे कम लगा, और नकुल और सहदेव के वर्णन तो बहुत ही ज़्यादा कम दिखे उसमें। लेकिन ये दोनों भी बहुत बड़े योद्धा थे। ये दोनों योद्धा अकेले भी कई सहस्त्र सेनाओं को एक साथ, कई सहस्त्र सैनिकों की सेनाओं को एक साथ परास्त करने का इन दोनों भी योद्धाओं में मानता था। धर्मराजा भी अपने में बहुत कुशल युद्ध नीतिकार थे, कुशल राजकाज में निपुण थे, वाक्पटुता थी, जो उनकी निर्णय थी, न्याय करने की क्षमता, वो भी उनमें अद्भुत थी। इसी के बाद हमने धर्मराजा के जो हमने रथ का प्रतीक देखा पत्थरों पे बना हुआ, उसके पीछे से जाकर हम समुद्र का तट भी देख रहे थे। दूर से दिख रहा था, पास तो नहीं था, क्योंकि वो थोड़ा सा डेंजर एरिया था कि पानी वहाँ तक आ जाता है, तो गवर्नमेंट ने सेफ्टी के लिए उसे बंद कर दिया था। तो हमने बच्चों को, बहुत दूर था पानी तो ये पास में नहीं था। कभी हाई टाइड में आ सकता है वहाँ पानी, तो अभी तो नहीं था। तो बच्चों को हमने रेलिंग के पास से ही दूर से दिखाया, देखिए ये समुद्र है। कई बच्चों ने भी बोला कि हम तो बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि हम इंडियन ओशन के पास खड़े हैं। तो ये बिल्कुल बिलीव करने वाली बात थी कि हम सुदूर दक्षिण के, और भी उसके भी आगे कन्याकुमारी वगैरह होगा, लेकिन हम दक्षिण भाग के हिंद महासागर के तट पर खड़े थे। ये एक सबसे सच्चाई की बात थी। एक चीज़ और यहाँ देखने की मिली, जैसे भोपाल में रोड साइड चाय, कॉफ़ी वगैरह ये स्टॉल नज़र आ जाते हैं, पानी पूरी दिख जाती है। तो यहाँ पानी पूरी जैसा चलन तो नहीं दिखा मुझे, लेकिन रोड साइड स्ट्रीट पे जो महिलाएं हैं, तमिल महिलाएं, लोकल महिलाएं, ये मठे की डेज की, मतलब मटकी में मठा रख लेती हैं। इसको एक देशी तरीके से वो बघार भी दे देती है, उसमें कुछ नमकीन सा बना देती, मिर्ची, कड़ी पत्ता ऐसा मिला के। तो ताज़ा मठा बहुत ही सुंदर यहाँ पे लगता, कोई 20 रुपए में गिलास होगा। लेकिन जैसा कि गर्म एरिया है, तो गर्म एरियो में मठे जैसी चीज़ अति उत्तम होती है। तो ये वहाँ पर पिया जा सकता है। बच्चों ने कुछ ठंडा दूध भी पिया, लेमन जूस भी लिया। इस तरह से कुछ ठंडी चीज़ें बच्चों को जो पसंद थी वो बच्चों ने ली। हाँ, नारियल पानी पे ज़रूर मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि नारियल पानी काफ़ी
महंगा लगा यहाँ मुझे। भोपाल में भी 50 रुपये नारियल पानी है, तो यहाँ के भी स्टेशन एरिया से अगर हम देखें तो जितने भी टूरिस्ट स्पॉट थे वहाँ नारियल पानी काफ़ी महंगा ही मिला। तो ये एक देखने वाली बात थी। अब इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में वृत्तांत कहूँगा। मैं इसको अभी यहीं रोक रहा हूँ, चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए यहीं पर रोकना इससे ठीक रहेगा। बाकी तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।